नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं 3 का सवाल। और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। 3 के सवाल में पहला सवाल यही है कि ट्रंप ने कराया सीज फायर, लेकिन क्यों नहीं मिला पुरस्कार? और ट्रंप का सपना चूर हो गया है। अब आगे की रणनीति ट्रंप की क्या होगी? किन खास वजहों से मारिया कोरिना को मिला है ये नोबेल पीस प्राइज? और अगर इसी पे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ। यूके देवनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआत इसी मुद्दे से करूंगा। अब लिस्ट सामने आ चुकी है, नाम सामने आ चुका है, आपका क्या पहला रिएक्शन है इस चीज पे कि ट्रंप जो पूरी दुनिया में गीत गा रहे थे कि मैं जीतूंगा, मैं मिलूंगा, मुझे मिलेगा और मैं खुद को नॉमिनेट कर रहा हूं, इस पे अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि रिजल्ट सामने आ चुका है? जी हाँ यश जी, जब ट्रंप ने शुरुआती दौर से ही ये कहना शुरू किया कि उन्होंने बहुत शानदार सीज फायर करवाए हैं 7 जगह, और वो बार बार इसको 30 बार 40 बार रिपीट कर रहे थे, तो दुनिया में उनकी स्थिति काफी हास्यास्पद थी। दुनिया में जितने जानकार लोग थे वो शायद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे दिली दिल में। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि ट्रंप इस तरह के उम्मीद करके नोबेल पीस प्राइज की जो वैल्यू है, उसकी जो इमेज है, उसको लोअर करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर बात है कि नोबेल पीस प्राइज मिलना या किसी भी तरह से नोबेल प्राइज मिलना बहुत बड़ी चीज होती है, और उन्हीं लोगों को दिया जाता है वो जो कि उस क्षेत्र में सस्टेन्ड काम कर रहे हैं बरसों से। और जमीन पर तो कुछ हुआ भी नहीं। हम देख रहे हैं कि उन्होंने बार बार दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर कराया। कहा हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में सीज फायर करवाएंगे। आज तक रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध जो है बहुत ही, मैं तो कह सकूं, भयंकर और बुरे दौर से चल रहा है। अभी उन्होंने जो इजराइल में सीज फायर कराया, इसका क्या उनको क्रेडिट दिया जा सकता है? नहीं, क्योंकि सब पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल जो 2 साल से बम गिरा रहा था गजा के ऊपर, वो तो मेड इन यूएसए थे। लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं टाइमिंग को लेकर थोड़ा चाहूंगी आप कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत पहले से ही कहा जा रहा था कि सीज फायर अगर होता है इजराइल गाजा के बीच में तो टाइमिंग जो होगी वो 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या 8 अक्टूबर के बीच में ही होगी, और वैसा ही हुआ। हाँ देखिए, ये समझना पड़ेगा कि नोबेल पीस प्राइज या नोबेल कमेटी जब बैठती है तो उनकी डेलिब्रेशंस बहुत पहले अंदर खाने में चालू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 11th आवर यानी शेष मुहूर्त में ही कोई नाम चिट्ठी पर्ची अंदर आ जाए और वो मान जाए। जो मुख्य इसमें रोल है वो स्कैंडिनेवियन कंपनी का होता है, कंट्रीज का होता है। नॉर्वे समझिए, स्वीडन, डेनमार्क का बहुत बड़ा इसमें डेलिब्रेशंस में हाथ होता है। तो ये कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अपने सोचने का तरीका, खासतौर से ह्यूमन वैल्यूज के लिए सोचने का तरीका एकदम अलग है, जो कि शायद ट्रंप के बस में नहीं है। हालांकि कि किस यूके तरह से देवनाथ जी, एक जो मुझे लगता है कि अब्राहम एकॉर्ड्स जो उन्होंने समझौता करवाया था, वो समझौता अच्छा था, और वो अगर शांत रहते तो आज नहीं तो कल उस समझौते के लिए शायद उन्हें कंसीडर किया जा सकता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अब्राहम अकॉर्ड करा के उन्होंने कुछ हद तक पश्चिम एशिया में स्टेबिलिटी लाने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन इसके पीछे समझना पड़ेगा कि अब्राहम अकॉर्ड कराने में शांति से ज्यादा अमेरिका का अपना एक मसौदा था। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की कि अब्राहम अकॉर्ड में 2 शर्तें होती थी। एक तो है कि एक अरब मुल्क या एक मुस्लिम मुल्क जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेगा, यानी राइट। शांतिपूर्वक रहेंगे भविष्य में। और दूसरा ये था कि उसके बाद अमेरिका उस मुल्क की जो सरकार होती थी, पश्चिम एशिया में सारी सरकारें हैं वो शेख की होती हैं या किंग की होती हैं या प्रिंस की होती हैं या अमीर की होती हैं, अमेरिका उनको प्रोटेक्शन देगा। तो अब्राहम अकॉर्ड शांति से ज्यादा अमेरिका और इजराइल के अपने स्वार्थ निजी को किस तरह स्वार्थ। से पश्चिम एशिया में बरकरार रखा जाए उसकी तरफ था। जी। मेजर अली शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अली शाह, आपका बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपना टूट गया। जी अजय जी, बिल्कुल। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब
दिल जहां से चाह रहे थे कि उनको सीज फायर इन्होंने कराए हैं, ऐसा वो क्लेम करते हैं कि नोबेल पीस प्राइज मिले इनको। लेकिन मारिया कोरेना मखाडो वेनेजुएला से मिला है, और इन्होंने बल्कि तारीफ भी करी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की। इन्होंने थैंक यू भी बोला है कि भाई प्रेसिडेंट को, यूएस प्रेसिडेंट को, कि वो डेमोक्रेसी लेकर आए। मगर एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब की निराशा है, और मेरे को तो एक लग रहा था कि उनको नहीं मिलेगा शायद। वो चाह रहे थे, दिल जहां से खूब ट्राई करा, उन्होंने खूब क्लेम करे कि भाई मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने ये करा दिया, मैंने कितने 8 महीनों में 7 सीज फायर, कितने ऐसे कुछ आठ की उन्होंने बात कही थी। अब ये 9वां हो गया होगा ना? नहीं, आठवां, इसको लेकर 8वां हाँ, उन्होंने, मैं बता दे रहा हूं दर्शकों को, उन्होंने कंबोडिया और थाईलैंड, कोसोवो और सर्बिया, कांगो और रवांडा, पाकिस्तान और भारत, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथोपिया, इजराइल और हमास, और आर्मेनिया और अजरबैजान, ये 8 ऐसे मुल्क के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, जिसको स्वघोषित ट्रंप साहब ने इसको रुकवा दिया था। बिल्कुल। तो इन्होंने, इनकी क्लेम्स हैं जो इन्हें बोला है, वो इतने फार फेच्ड हैं। भाई जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ऑप सिंदूर के टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई मैंने कराया, भाई मैंने कराया, हमने तो साफ मना कर दिया, अरे नहीं, जाओ मुंह धो के आओ, आपने तो नहीं कराया। तो बात छोटी पड़ गई इनकी। और बेसिकली इट्स जस्ट एग्जैजरेशन ऑन ग्राउंड। आपको काम करना चाहिए, हवा में बातें करके नहीं मिलता नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊंचे दर्जे का अवार्ड है। संजीव तो श्रीवास्तव जी, अंग्रेजी को, में एक बात कही जाती है कि मैच्योरिटी डजंट कम विद द एज, और हाल फिलहाल में बहुत सारे लोग जो हैं उसका वर्ल्ड सिनेरियो में एग्जांपल जो है वो दे रहे हैं। और क्या कहेंगे सर, नोबेल पीस प्राइज टाइमिंग 9 अक्टूबर को सीज फायर होना, 10 अक्टूबर को ऐलान होना, संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो दावेदारी है वो जरूर की थी, और एक प्रबल दावेदार अवश्य थे, क्योंकि उन्होंने जो है रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भी जो पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रुख रखते हुए इसको शांति के लिए अपने प्रयास किए। मिडिल ईस्ट रीजन में भी जो उन्होंने अपने जो प्रयास का परिणाम ये है कि अभी वहां पर एक शांति की संभावना बन रही है। हालांकि उनके जो कुछ दावे जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में है वो बेसलेस हैं, एग्जेजरेटेड हैं, उसका कोई आधार नहीं है। लेकिन उन्होंने जरूर एक अनकन्वेंशनल तरीके से, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के तहत जरूर ऐसे कोशिश उन्होंने की कि जिससे कि ब्लड सेट खत्म हो, और वहां पर चाहे रशिया यूक्रेन के बीच में या गाजा में शांति स्थापित हो। और इस बात को वो लगातार अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान कहते भी थे कि यदि मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो मैं युद्धों को शांत कराऊंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये संजीव श्रीवास्तव जी, रियल वर्ल्ड में चाहे उन्हें पुरस्कार ना बना हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो मिल चुका है। एक फोटो जो है वो खूब वायरल हो रही है, नेतन्याहू जी ने एआई जनरेटेड एक फोटो जो है वो शेयर की है। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए, रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में बहुत अंतर होता है, और अमेरिका के राष्ट्रपति को रियल वर्ल्ड में रहना चाहिए, और कोई भी जो बड़ा जो नेता डिसीजन मेकर है उससे रियल वर्ल्ड में ही रहना होगा, और तभी वो अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर सकता है। तो ये जरूर रील्स में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन विशफुल थिंकिंग अवश्य हो सकती है, दिवा स्वप्न भी हो सकते हैं, डे ड्रीमिंग भी हो सकती है, मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। लेकिन जो सच्चाई है, जो कड़वी सच्चाइयां कई बार कड़वी भी होती हैं, तो आज ये कड़वी सच्चाई उनको कड़वी सच्चाई होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। यूके देवनाथ जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा इस बारे में। 9 अक्टूबर को सीज फायर हुआ, 10 अक्टूबर को नोबेल प्राइज की लिस्ट आ गई, अब उनको नहीं मिला। 11 अक्टूबर 12 अक्टूबर को क्या हम इस सीज फायर को रुकता हुआ देख सकते हैं? जो 200 ट्रूप्स इजराइल भेजे गए हैं यूएस की तरफ से, क्या उसमें कुछ हेरफेर हो सकता है? क्या ये 11 और 12 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण अगले 48 घंटे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इजराइल के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत इस बार इस दिशा में है कि 20 बंधकों को छुड़ाना ही है जो जिंदा हैं। ये समझना पड़ेगा कि उनमें उनका निहित स्वार्थ क्यों है। अगले साल इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, और नेतन्याहू की जमीनी हालत पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कमजोर है। उनकी जो पार्टी है लिकुद पार्टी, वो पहले भी नेसेट में माइनॉरिटी में ही थी। नेसेट में 120 मेंबरान हैं,
60 सीटें चाहिए होती है सरकार फॉर्म करने के लिए, लिकुड पार्टी 37 सीट्स थी, तो वो एक्सट्रीम राइट विंग ज्यूइश पार्टीज पर निर्भर थी अपनी सरकार चलाने के लिए। इस बार अगर ये 20 बंधक रिहाई नहीं होते हैं तो फिर नेतन्याहू के खिलाफ जो एक जमीन पर उल्टी हवा बह रही है, लिकुड पार्टी बुरी तरह से अगला इलेक्शन हार जाएगी। नेतन्याहू की तो शायद जमानत ही जब्त हो जाए। उनके ऊपर कम से कम 7 अलग अलग तरह के कोर्ट्स में केस चल रहे हैं। मोसाद शिन बेट के रिटायर्ड ऑफिसर्स ने कोर्ट केस चलाया हुआ है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते हुए 7 अक्टूबर की जो एडवांस जानकारी थी अटैक की, उसके बारे में कुछ नहीं किया। उनके वाइफ के ऊपर और उनके ऊपर डायरेक्टली भी करप्शन के 4 कोर्ट केसेस चल रहे हैं। इसके अलावा ये समझना पड़ेगा कि इजराइल की जो जुडिशरी है वो भी नेतन्याहू से बहुत नाराज है, क्योंकि नेतन्याहू लगातार इजराइल की जुडिशरी के पर काटने में लगे हुए थे कि जुडिशरी की पावर को किस तरह से कम किया जाए। तो इजराइल में जुडिशरी चाहती है कि किस तरह से नेतन्याहू को एक बार कटघरे में खड़ा किया जाए और उनको कमजोर बना दिया जाए। तो अगर ये 20 बंधक जिंदा वापस आ जाते हैं तो शायद नेतन्याहू की थोड़ी बहुत साख बच जाएगी। जी मेजर अली शाह, अगर हम मारिया की बात करें, जिन्हें अभी शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं, जरा इनकी शख्सियत के बारे में आप समझाइएगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नहीं पता होगा कि इन्होंने ये 20 सालों में क्या संघर्ष किया। जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ा है वो तो जानते हैं मारिया को, वो समझते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता उस संघर्ष की कहानी जो इस महिला ने की है 2 दशकों से। जी, दो आपने बिल्कुल सही कहा जी। देखिए, वेनेजुएला में मारिया कोरेना मचाडो ने ये हाइडिंग में रही, यानी कि जो हमें छूट होती है घर पे, घर का खाना खाओ, आराम से पंखा एसी ऑन करो, लाइट ऑन करो, जो मर्जी करो, जब मर्जी सो जाओ ना, ये हाइडिंग में रही, यानी कि अपने घर में नहीं थी हैं। ये संघर्ष बहुत किया, और इसलिए नहीं किया कि इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, और डेमोक्रेटिक राइट्स को काफी प्रमोट किया। इनके ऊपर थ्रेट्स भी थे, इनके ऊपर बहुत से, मगर परवाह नहीं करी इन्होंने नोबेल पीस प्राइज। इन्होंने जी डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए बहुत इन्होंने संघर्ष करा है। और बल्कि जो जोगिन वेट फेडनेस हैं, जो कि कमेटी मेंबर थे नोबेल पीस प्राइज के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने काफी प्रेशर भी लगाया था, काफी हिंट्स भी दिए थे, डायरेक्ट बेशर्मी से बहुत बिंदास बोल दिया था कि इनको भाई नोबेल पीस प्राइज चाहिए। तो इस तरीके से तो नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है ना, मैं उसकी दाद देता हूं, वो इंटीग्रिटी और वैल्यूज इसकी दाद देनी भी पड़ेगी। अली शाह साहब, इसी पे मैं जुड़ा हुआ सवाल संजीव जी से ले लूं। संजीव जी, वेनेजुएला की क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल का भंडार उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर महंगाई, बेरोजगारी जो है वो चरम पर है। नोबेल पुरस्कार के ही जरिए लग रहा है कि वेनेजुएला की एक नई सुबह हुई है। देखिए, ये जो पुरस्कार है, ये इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, और ये किसी भी व्यक्ति को या संस्था को यदि दिया जाता है तो उसकी जो प्रोफाइल में ये जाहिर है कि 4 चांद लगा देता है, बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले जाता है, और विश्व नेता की, उस व्यक्ति की या उस संस्था की जो एक छवि है वो बन जाती है। और ऐसे में उसका जो प्रभाव है वो किसी भी समाज में बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, जहां पे वो संघर्ष कर रहा होता है। तो ये जो मारिया मचाडो को जो ये अवार्ड प्राइज मिला है, इससे निसंदेह उनको अपने कार्यों को करने में, और वो जो संघर्ष, जैसा कि मेरे मित्र अली शाह ने बताया कि जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए वो संघर्ष करती रही है, और वो वेनेजुएला में जो जैसे हालात हैं, जिस तरीके से वहां पर सप्रेशन और डेमोक्रेसी को सप्रेस करने इत्यादि संबंधित वहां की सरकारों के द्वारा जो अनेकों स्टेप्स लिए गए हैं, उसकी वजह से उनको काफी इससे संघर्ष रहना पड़ा है। अभी भी अपोजिशन में है और वो लगातार अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि ये जो अवार्ड है वो मारिया मचाडो के लिए बहुत ही बड़े एक सम्मान के तौर पर और बड़े सपोर्ट के तौर पे आया है, और उसका निसंदेह उसका वो लाभ उठाने की कोशिश करेंगी। और पूरे विश्व समुदाय की भी अब जो नजर है वो वेनेजुएला के
जो इस पर आंतरिक संजीव जो वहाँ श्रीवास्तव जी की एक सवाल मैं डोमेस्टिक ये भी पूछना जो चाहूंगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी को अगर अवार्ड या रिवॉर्ड कुछ भी दिया जाता है, चाहे वो पैजेंट्स हो, चाहे वो नोबेल पीस प्राइज हो, या कहीं भी अगर हम किसी भी सेक्टर में देखें, तो क्या कोई इसमें हिडन मोटिव जो है वो भी छिपा होता है? देखिए, मैं मोटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं मैसेजिंग जरूर कहूंगा कि मैसेजिंग जरूर की जाती है। और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी इस तरीके के मैसेजेस वो पहले भी देती रही है। अपने अवार्ड को दे करके, किस तरीके के अवार्ड को दे करके उन्होंने डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करने की भी कोशिश की है। नहीं, एज अ इंडिविजुअल छोड़कर अगर हम एज अ कंट्री की बात करें, क्योंकि अलग अलग साल में देखा गया है कि किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को मेन स्ट्रीम में, जैसे आशीष ने कहा, लेकर आना, वहाँ एक शख्सियत के जरिए जो है वो वर्ल्ड सिनारियो में पेश करने की कोशिश की जाती है। देखिए, चाइना के भी कई एक्टिविस्ट को नोबेल अवार्ड दिया गया, और जाहिर है कि चाइना में जो डेमोक्रेसी का जो ब्रूटल सप्रेशन वहां पर होता है, और चाइना में अनेक जो एक्टिविस्ट और डेमोक्रेटिक राइट के जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको जेलों में रहते हुए इस तरीके के अवार्ड को दिया गया। और जाहिर है कि उसकी वजह से चाइना का जो एक ह्यूमन राइट्स के सप्रेशन का जो उसका जो पूरा कृत्य है वो दुनिया के सामने आया। और जो लेकिन ऐसा ये भी एक रियलिटी है, कड़वी सच्चाई है कि इस तरीके के अवार्ड देने के बाद भी जो स्थितियां हैं वो उन राष्ट्रों में ज्यादा बदलाव उसमें नहीं देखे जाते। जैसे मैं आंग सान स्यू की का उदाहरण देना चाहूंगा, तो म्यांमार की नेता है, उन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, लेकिन आज अभी आप और उसका उनको लाभ भी मिला, और उनकी छवि बहुत बड़े स्तर पर सामने आई। लेकिन अगर हम म्यांमार में डेमोक्रेसी की स्थिति आज देखें तो आज भी वहां पर एक गृह युद्ध की स्थिति है, और वहां पर डेमोक्रेसी जरूर आई थी, लेकिन उसको फिर से तख्ता पलट करके वहां पर सैनिक शासन स्थापित कर दिया गया। तो वेनेजुएला में मारिया मचाडो को ये जो अवार्ड मिला है, जरूर उसका वो लाभ उठाएंगे, लेकिन जो वेनेजुएला की जो आंतरिक स्थिति है, वो जो पूरी संघर्ष की स्थिति है, मैं उसमें जो सप्रेशन जो वहां की सरकार के द्वारा किया जाता है, डेमोक्रेटिक राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को जो दबाने की कोशिश की जाती है, उसमें मैं और अधिक मैं देखता हूं कि उसमें ब्रूटैलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जब एक बार आपका इंटरनेशनल प्रोफाइल हो जाता है तो आपके ऊपर जो वॉच है जो सप्रेशर्स की, डिक्टेटर्स की, वो और ज्यादा गहरी हो जाती है। चाइना के संदर्भ में जिस व्यक्ति को नोबेल अवार्ड मिला था वो जेल में उसकी मृत्यु हुई। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं कई बार आपको लाइमलाइट में तो ला देती हैं, लेकिन आपके ऊपर जो सप्रेशन और ब्रूटैलिटी है और जो सर्विलांस है, जो एग्रेशन है, उन जो ब्रूटल रिजीम्स का, वो और अधिक बढ़ भी जाता है। तो ये भी एक हमें इसको भी देखना होगा। यूके देवनाथ जी, संजीव जी, यूके देवनाथ जी, ये आज जो पुरस्कार का ऐलान हुआ, जो शांति का पुरस्कार दिया गया, ये बतलाता है कि अमेरिका की दादागिरी के दबाव में कुछ कंट्रीज जरूर आ सकती हैं, पाकिस्तान जैसी जो है, लेकिन नोबल जैसी जो पीस कमेटी है, जो नोबल पुरस्कार देती है जो कमेटी है, उनका इन दबाव पर कोई असर नहीं बचता। यानी कुल मिलाकर कहें तो आज साख भी बच गई और अग्नि परीक्षा भी वो पास कर गई कमेटी। आशीष जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नोबेल पीस प्राइज या कोई भी नोबेल प्राइज जब भी मिलता है तो उस व्यक्ति के पिछले 30 साल, 20 साल, 10 साल के अचीवमेंट्स को देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस पिछले 6 महीने में या 5 महीने या 3 महीने में या परसों उसने क्या किया। नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उसके जो 5 मेंबरान होते हैं वो हमेशा टॉप स्कॉलर्स होते हैं, अपने अपने एरिया में वो माहिर होते हैं। और मैं वैसे फिर से रिपीट कर देता हूं कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया, उनका जो दुनिया की तरफ देखने का नजरिया है वो समझना डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यापारी के लिए, देखिए रियल एस्टेट में डील करते हैं, असंभव है। डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट में डील करते थे तो उन्होंने अपने को मार्केटिंग करने की कोशिश की। जैसे एक रियल एस्टेट, वो होटल बेचते हैं, उनका काम है होटल की बढ़ाई करना। वो जमीन और प्लॉट बेचते हैं, उनका काम है अपनी जमीन और अपने प्लॉट की तारीफ करना। तो इसी तरह से उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 6 महीने से अपने को मार्केटिंग की।
लेकिन नोबेल पीस प्राइज या इसके जो कमेटी के मेंबरान हैं और उनके जो एडवाइजर्स हैं, जो नॉमिनेट करते हैं, वो उन्होंने दुनिया में बहुत घाट घाट का पानी पिया, ऐसा एक मुहावरा है हिंदी में। उन्होंने दुनिया देखी होती है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वह देखते हैं कि किसने बहुत कम रिसोर्सेस होते हुए, बहुत कम बैकग्राउंड होने के बावजूद फिर भी अपनी साख को दांव में लगा के, कई जगह तो अपनी जान को खतरे में डालकर उन्होंने अपने उद्देश्य को, अपने ध्येय को प्राप्त किया। जी बिल्कुल, जैसा अलीशा जी, मैं इसी से कंटिन्यूइंग आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से जिन देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया था या फिर व्हाइट हाउस में अक्सर जाया करते थे, मैं बात कर रहा हूं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की, जब वो व्हाइट हाउस जाके नॉमिनेट करते हैं कि हम आपको तो मैं जानना चाहता हूं, उन देशों की अब प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी, उन लीडर्स की अब प्रतिक्रिया आनी शुरू होगी। क्या वो अभी भी ये बोलेंगे कि नहीं, नोबेल पीस कमेटी ने गलत किया और डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए, या फिर वो फाइनली एक्सेप्ट करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसा यूके देवनाथ जी ने बोला, व्यापारी पहले है, प्रेसिडेंट बाद में, तो उनमें खुद को नॉमिनेट करने की क्षमता थी, दुनिया को पता है कि कौन काम ज्यादा कर रहा है। जैसा आपने अभी बताया था कि वो हाइडिंग में रह के वेनेजुएला में वो उन्होंने काम किया, उन्होंने मोर्चा संभाला है। आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है ना कि अपने आप को वहां का जो वहां के आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने आप को प्रमोट कर देंगे, अपने आप को अवार्ड दिला देंगे, अपने आप की प्रमोशन करवा देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे हैं, उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, तो बोलूंगा फील्ड मार्शल है। जनरल अयूब खान ने भी यही करा। जंग हारने के बाद तांबा मेडल मिल रहा है, जंग हारने के बाद प्रमोशन मिल रही है। ठीक है, अब वही पाकिस्तानी बदमाश, आप अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को अगर वो नॉमिनेट करेंगे और वो हार गए, तो देखिए जो हारता है वो हमेशा बोलता है चीटिंग हुई है। अब मैं एक हमारे दर्शकों के समझने की बात कह दूं, देखिए अगर लोग सोचेंगे कि भाई जो प्राइज होते हैं वो नॉर्वे में होते हैं और जो नोबल्स हैं वो स्वीडन में है, भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, जो पीस प्राइज होता है वो केवल एक नोबेल प्राइज होता है जो नॉर्वे में अवार्ड किया जाता है और बाकी अवार्ड किए जाते हैं स्टॉकहोम में। अब ये पाकिस्तानी जो है आतंकिस्तानी, ये भी ये नहीं मानेंगे इस बात को। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल साहब जो थे, उन्होंने अपने विल में ये फरमाया था और कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था कि ये अवार्ड होंगे नॉर्वेन कमेटी, मगर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और ये यहां पर होंगे। अब वही देश जैसे पाकिस्तान हो गया जो कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब को नॉमिनेशन मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद उनसे प्रेरणा लेकर अपने आप को ही नॉमिनेट कर दिया। भैया वाह, वाह भैया वाह। तो ऐसा अपने कमर खुद थपथपाई, ऐसा कहाँ सुनते हैं हम? तो लेकिन ऐसे आसानी कोई हलवा नहीं है ये। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब और ये आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, ये सब समझ ले इस बात को कि ये हलवा तो है नहीं कि कोई भी आए आगे खा ले। और जो लोग जिनको लेते, जैसे कि मैं आपको मलाला यूसुफजई की बात करता हूं, मैं 17 साल की थी, यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज विजेता अब तक, पाकिस्तानी, अगेन क्योंकि पाकिस्तान की बात करें इसके लिए, तो कोई भी हो, तो अब हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज मिला था। क्या ये ही पाकिस्तान मारिया जी को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इनके कैंडिडेट थे, सो कॉल्ड कैंडिडेट, उनको नहीं मिला। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑन ग्राउंड उतर के खाक छानी पड़ती है, एसी दफ्तर में बैठ के हवा में बात करके, और टीवी पे भौंकने से कुछ नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सब किया। तो बेसिकली ये दर्शाता है जो नोबेल पीस प्राइज की कमेटी है उनमें इंटीग्रिटी, वैल्यूज बहुत है, ईमानदारी बहुत है, वो स्ट्रिक्टली अल्फ्रेड नोबेल साहब के प्रिंसिपल्स पे चलती है। बिल्कुल। और वो देखते हैं कि किसने अपना जीवन जो है वो पीस के लिए और विकास के लिए और साथ ही बेहतरी के लिए जो है वो दिया है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की। तो फिलहाल के लिए 3 के सवाल में बस इतना ही। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव देखें।